गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2। और इस सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ और ऑर्डर के बारे में। हमने इसके प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो रेट होता है, स्पीड होती है रिएक्शन की, वो स्पीड निकालने के हमारे पास दो तरीके थे। एक था एवरेज रेट और दूसरा था इंस्टेंटेनियस रेट। एक हल्का सा उसका फ्लैशबैक हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे। हमारे पास में हमने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी पूछा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का पूछा जाता है। एक रहता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, एक है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है एवरेज रेट। ठीक है, मैंने आपको बताया था एवरेज रेट में यूज करना है आपको डेल्टा और इसमें यूज करना है डी। यहां पर जो खिड़की रहती है, टाइम की जो खिड़की रहती है बड़ी रहती है, यहां पर जो टाइम की खिड़की रहती है वो रहती है छोटी। क्लियर है बच्चों? चलो देखेंगे हम एक रिएक्शन। हमारे पास में एक रिएक्शन N2 प्लस ट्वाइस थ्राइस H2, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ये एक रिएक्शन है बच्चों, हालांकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिलहाल मैंने ये रिएक्शन ऐसा लिखा है, इसका हमको सब कुछ बनाना है। एवरेज रेट बनाना है, इंस्टेंटेनियस रेट बनाना है, साथ में हमको डिकम्पोजिशन का बनाना है और फॉर्मेशन का बनाना है। ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल से हम पूरा लास्ट लेक्चर में जितना पढ़ा था पूरा का पूरा हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो यहां से भी आपने स्टार्ट किया तो आपका सब बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास है N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर सबसे पहले हम एवरेज के साथ में डील करेंगे। एवरेज के साथ में तो देखो भाई, एवरेज रेट में, एवरेज शॉर्ट में लिखता हूं एवीजी। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसा बनेगा? नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन करना है, नाइट्रोजन कम हो रहा है तो कैसा लेंगे? डेल्टा नाइट्रोजन अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेल्टा टी। यहां पर इसको माइनस का साइन लगाना है। मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस निकालना पड़ता है। डिफरेंस निकालते समय हम जब यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो पहले कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, बाद में कम हो जाता है, तो डिफरेंस आएगा माइनस में। वो एडजस्ट करने के लिए हमको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ता है। क्लियर है? और यहाँ पर था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का रहेगा माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, यहां तक का। और वैसे ही यहां पर बनाना है हमको एवरेज रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का बनाना है तो अमोनिया कैसा रहेगा? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। यहां पर बेटा प्लस लगाना है, यहां पर आपने माइनस लगाए थे, याद रखना, आपने यहां पर माइनस लगाए थे, वहां पर प्लस लगाए थे। रिएक्टेंट का केस आया तो हमेशा माइनस लगाने का, और प्रोडक्ट का केस आया तो हमेशा प्लस लगाने का। बस दिमाग में बैठा के रख लो अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहां पर हम एक साथ लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड निकालना है। तो रिएक्शन की स्पीड निकालने के लिए आपके पास तीन हथियार है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है अमोनिया। आप इसको ये तीनों में से आप किसी की भी वैल्यू से निकाल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। कंपैरेटिव स्टडी याद है, मैंने आपको बताया था जो कोएफिशिएंट रहता है उसको 1/, में लेके आने का। इसका कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 आएगा। ठीक है, देखेंगे हम यहां पर कैसा होता है। तो इसका होगा डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। क्यों लिखा, कैसे लिखा, तुमको सब पता है। ठीक है कि नहीं है? लास्ट लेक्चर में मैंने सब समझाया था। क्लियर है? यहां तक का समझ में आ गया? तो ये देखो हमने एवरेज लिया है, एवरेज में हम सब डेल्टा 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 यूज किया जाता है। अब अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूं मैं, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस कैसा रहेगा? ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस में हमको क्या करना है बेटा? सिर्फ डेल्टा की जगह हमको डी लगाना है। क्या लगाना है हमको? डेल्टा की जगह डी यूज करना है, और डी यूज कर दो फिर इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। हमको ज्यादा टेंशन उसमें लेना नहीं है, छोटी सी बात है, आराम से हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है बच्चों? देखते हैं हम कैसे करते हैं इंस्टेंटेनियस का। एक मिनट। ठीक है, देखो यहां पर इंस्टेंटेनियस की कहानी, यहां पर लेना है हमको इंस्टेंटेनियस।
इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस में यहां पर हम क्या लेंगे, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो यहां पर डेल्टा की जगह क्या लगेगा, डी, यहां पर आएगा dt, ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, d, और इधर क्या होगा, dt, ठीक है। यहां पर भी कैसा होगा, एवरेज की जगह क्या लगाएंगे हम, इंस्टेंटेनियस, यहां पर क्या लगेगा, d, यहां पर भी क्या लगेगा बेटो, d, यहां पर भी लगेगा d, यहां पर भी लगेगा d, यहां पर भी अगेन d, यहां पर d, एंड इधर भी d, एंड इधर भी d, यानी सीधी बात है, सीधा डेल्टा को रिप्लेस बाय dt, सॉरी डी, ठीक है। तो ये रही बात हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन की। तो बेटा रेट ऑफ द रिएक्शन आपको एग्जाम में आएगा, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, और अगर एंट्रेंस में आया तो, सॉरी ये 3 मार्क के लिए बोर्ड में नहीं आएगा, 1 मार्क 2 मार्क के लिए आएगा, लेकिन अगर एंट्रेंस में आया तो हो सकता है कभी इजी क्वेश्चन, इजी टाइप नीट में पूछ डाले, जेई में पूछ डाले, तो ये 4 मार्क के लिए भी आ जाएगा। समझ में आया? अब वो आपको बनाते आना चाहिए, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर 3 तरीके थे, ठीक है। अब यहां पर हमको देखना है रेट लॉ के बारे में। तो ये हो गया था बेटा रेट ऑफ द रिएक्शन। अभी हम किसके बारे में देखेंगे, रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, कैसे बताता है, एंड सो ऑन, ठीक है। देखेंगे रेट लॉ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम का ये रेट लॉ, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाने को ना, अभी याद रखना, पढ़ते पढ़ते पूरा क्लियर होने को ना। देखो रेट लॉ, एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक रिएक्शन लेते हैं। देखो भाई एक रिएक्शन है, ए टाइम्स ऑफ ए बी टाइम्स ऑफ बी रिएक्ट होके बन रहा है सी टाइम्स ऑफ सी और डी टाइम्स ऑफ डी, ठीक है। तो हम आज बात कर रहे हैं रेट लॉ के बारे में। हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है। अब ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन किसकी रिएक्शन है, ए और बी की रिएक्शन है। बन कौन रहा है, सी और डी बन रहा है। ए टाइम्स ऑफ ए बी टाइम्स ऑफ बी रिएक्ट होके क्या बन रहा है, सी टाइम्स ऑफ सी और डी टाइम्स ऑफ डी बन रहा है। ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ है आपके। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी रिएक्शन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड होती है। सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है ये, हमारी रिएक्शन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड होती है। क्या हमारी रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होती है, क्या प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होती है, क्या दोनों के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसका आंसर है कि आपकी कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन की हमेशा स्पीड रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होती है। दिमाग में बैठा के बिल्कुल रख लेना, रिएक्शन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड होती है, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होती है। देख सकते हो आप, देखो यहां पर, तो हमारी रेट, रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। कितना ए अंदर है बीकर में, इसके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ गया? ऑल्सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कुछ और लिखना है, ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, ठीक है। ये एक्स और वाई क्या आया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो अब इन दोनों का यानी रेट, हमारी रिएक्शन की स्पीड नो डाउट कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर भी डिपेंड है, कंसंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर डिपेंड है। अगर दोनों को जोड़ू तो बन जाएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, और ये दोनों मिला के बन जाएगा रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। क्लियर है? अरे भाई ये के क्या है, अरे के कांस्टेंट है, भूल गए क्या आप लोग? याद होगा ना आपको, इसको हटाने के बाद कांस्टेंट लगाना पड़ता है, इक्वल्स टू कांस्टेंट, वही कांस्टेंट है, भूलना नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी टू द पावर एक्स, पूरा मिलके बन गया। तो ये जो इक्वेशन बनता है, इस इक्वेशन को ही बोलते हैं हम रेट लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम? रेट लॉ। दिमाग में बैठा लो। अब ये सवाल आ रहा है कि एक्स और वाई क्यों लिखे। देखो बच्चों क्या होता है ना कि रिएक्शन की जो स्पीड होती है, ए के ऊपर भी डिपेंड है, बी के ऊपर भी डिपेंड है, पर जरूरी नहीं है कि ए के ऊपर जितनी डिपेंड है उतनी ही बी के ऊपर डिपेंड है। अरे भाई बाहुबली और वो कौन था, भल्लाल देव, इनके बीच में युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो ये जब इनका जो युद्ध चल रहा था, तो वहां पर बाहुबली और बाहुबली की सेना भी थी। सेना एक सैनिक एक बार में एक सैनिक को मारता, लेकिन बाहुबली अपना एक बार में 5-6 सैनिक को, एक बार तलवार चलाया 5-6 सैनिक गए, एक बार भाला चलाया 8-10 गए, एक बार गदा घुमाया बहुत सारे गए। समझ में आया ना? तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ना बाहुबली की, एक बार में बहुत सारी रिएक्टेंट कर देता हूं। वैसा ही यहां पर रहता है, कभी कभी कोई रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव रहता है और कोई रिएक्टेंट कम रिएक्टिव रहता है।
तो उसकी रिएक्टिविटी कुछ तो भी ऑर्डर रहेंगी ना उसकी, और वो जो ऑर्डर रहेंगी वही है ए के लिए एक्स और बी के लिए वाई, इसलिए आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात और बता देता हूं, ध्यान में रखना हमेशा, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है वो रेस्ट टू द पावर अपन लिखते हैं एक्स और वाई को, और ये देखो ए और बी है। समझ में आया ना? कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक्स और ए मिल जाता है, कभी कभी, समझ में आया? बी और वाई मिल जाएंगे, सेम सेम वैल्यू रहेंगे, टू तो ये टू, ये वन तो ये वन, कभी कभार होता है, बट नॉट ऑलवेज। मेनी टाइम्स ये इससे डिफरेंट होता है, ये इससे डिफरेंस होता है। समझ में आया? क्लियर है? गॉट इट? तो इसीलिए ये हो गया रेट लॉ। अब ये जो रेट लॉ होती है इसको मैं इन जनरल रेट लॉ बोलूंगा, जनरल रेट लॉ। ठीक है, ये जनरल रेट लॉ है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन में यहां पर ले लेता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। इसका रेट लॉ कैसा होगा? रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू द पावर X कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू द पावर Y। अरे भाई मुझे नहीं पता ना कितनी डिपेंडेंसी N2 के ऊपर है, कितनी डिपेंडेंसी हाइड्रोजन के ऊपर है, मुझे पता है क्या? नहीं पता मुझे, इसलिए मैंने X डाला और Y डाला। लेकिन हाँ, नो डाउट यू कैन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X एंड Y। बताऊंगा वो भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो X एंड Y, क्या बोलते हैं हम? वैल्यू ऑफ X एंड Y कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। समझ में आया? कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे भाई, जब भी इस रेट लॉ को बोलेंगे रियल रेट लॉ। जब तक आपने एक्स और वाई लिखा है, अरे कोई भी देख के बताता है तो रिएक्टेंट लिखना है, एक्स वाई जेड डालना है, बस खत्म। ये जो रेट लॉ आप बना रहे हो, ये रेट लॉ कैसा है बेटा? ये हो गया जनरल रेट लॉ। ये कैसा है? जनरल रेट लॉ है ये। अब रेट लॉ को एक्सपेरिमेंटली अगर आपको निकालना है, तो एक्सपेरिमेंटली निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। when you will get the value of x and y, then you can say that कि now you have the real rate law। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसके कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जांपल बताता हूं जिसमें रियल रेट लॉ आपको दिया है, और एक नई टर्म बताऊंगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमारे पास कुछ रिएक्शन के एग्जांपल है, देखेंगे हम। पहला एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, ट्वाइस H2O2 गिव्स ट्वाइस H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, ये रिएक्शन है भाई। ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला जाता है इसको। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में ये भी यूज होता है, डेटॉल के समान। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो रहता है इसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद में वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, जिसके कारण एरोबिक बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। चलो ठीक है, वो बायोलॉजी में देखना आप। H2O2 जो होता है, ट्वाइस H2O2, इसकी रिएक्शन होगी ये बनी। अब देखो, द experimentally determined rate law of above reaction is, देखो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ ऑफ अबव रिएक्शन इज क्या है, ये हमको पता है। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रेज टू द पावर 1। नथिंग, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। ये है रेट लॉ। यहां पर मैंने x लिखा क्या? नहीं लिखा, यहां पर 1 लिखा है, यानी वन टाइम डिपेंडेंसी है। ठीक है कि नहीं है? तो रेट लॉ कितना हो गया? रेट लॉ में ये 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, इट इज अ रियल रेट लॉ, इट्स नॉट अ जनरल रेट लॉ। जनरल रहता तो एक्स और वाई ऐसा लिखते जाते, ये रियल रेट लॉ है, कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा था आपको कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ था, ये हमारी अबो रिएक्शन का, जिसमें ये मिला, जिससे हमको पता चला कि भाई यहाँ पर रेज टू द पावर 1 है, इसका मतलब ये है रियल रेट लॉ। क्लियर है? गॉट इट? ठीक है, तो बच्चों इसका एग्जांपल देखेंगे। सॉरी, ऑर्डर मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर है 1। जो रेज टू द पावर रहता है ना बेटा, ओवरऑल ऐड करके उसको बोलते हैं ऑर्डर। इसका ऑर्डर है 1 इस रिएक्शन का। देखेंगे हम एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल में H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का रेट लॉ देखेंगे, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2, बराबर है ना, और रेज टू द पावर ये 1 दिया हुआ है इसका भी। ये जनरल रेट लॉ है भाई, ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है।
रिमेंबर माय वर्ड्स, ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ है, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू ऐसी ऐसी वैल्यू दी हुई है। अब देखेंगे इसमें कि h टू द पावर 1 है, i टू द पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा 1 + 1 = 2। तो ओवरऑल ऑर्डर, इसको ओवरऑल ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी को बोला जाता है ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर कितना है इसका? 2 है। तो दिस रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। आपको और भी अंदर डीप में पूछते हैं इसमें कुछ सवाल, देखो कैसा। देखो, ऑल्सो रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू किसके भाई? H2 के। विथ रिस्पेक्ट टू H2 फर्स्ट ऑर्डर एंड विथ रिस्पेक्ट टू I2 इट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर। यानी रिएक्शन H2 के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है, I2 के भी रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, यानी ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? सेकंड है। अंडरस्टूड? दिमाग में बैठ गई बातें? क्लियर है बच्चों? तो ये थी हमारी कहानी। आज हमने देखा है रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि सभी बातें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। छोटा ही वीडियो है लेकिन अच्छा है। ईमानदारी से आप टॉपिक्स क्लियर करो, ये लेसन बहुत काम का है। इसके बेसिक्स बिल्कुल आना चाहिए आपको। छोटी छोटी सी बातें अगर आपको आती है ना, तो आप कितना भी महारत क्यों नहीं हो इस लेसन में, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो आज इतना ही रहने दो। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, नमस्ते।